7 आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। लेक्चर नंबर 4 है हमारा। आज के लेक्चर में पहले तो हम जो प्रीवियस हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव था उसमें आपके कोई क्वेश्चंस है तो उन क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद आगे मजीद नए कंसेप्ट्स की तरफ जाएंगे। तो सबसे पहले प्रीवियस लेक्चर में से कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए। प्रीवियस लेक्चर में से कोई क्वेश्चन, असाइनमेंट की डिस्कशन होगी, बिल्कुल होगी। अभी असाइनमेंट का क्वेश्चन है तो वो भी होल्ड कर ले। कंसेप्ट में से कोई चीज पूछना चाहते हो मुझे? तो क्वेश्चन ये नहीं पता चलता कि लिमिटेड बाय शेयर है, लिमिटेड बाय गारंटी है। अच्छा, अभी उन्होंने कहा कि सर हमें ये कैसे पता चलेगा कि कोई भी कंपनी लिमिटेड बाय शेयर है कि लिमिटेड बाय गारंटी, क्योंकि दोनों में लायबिलिटी डिफरेंट होती है। ये हमारा आज का लेक्चर और जो आने वाला कल का लेक्चर है इसमें हमने समझना। ठीक है जी। और कोई क्वेश्चन? और कोई क्वेश्चन नहीं? चलिए फिर हम चलते हैं असाइनमेंट की तरफ आपके। और कल के लेक्चर में कुछ कंसेप्ट थे, छोटे छोटे कंसेप्ट। आपने कल घर जाके लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 की रीडिंग कर ली? चलिए, उसमें समझ आ गया जितना पढ़ा था। उसमें कुछ छोटी छोटी चीजें ऐसी हैं जो हमने कंसेप्ट अभी डिस्कस नहीं किया। ठीक है, लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 में 2-3 चीजें ऐसी हैं वो मैं अभी डिस्कस कर देता हूं। बाकी जितना पढ़ाया वो समझ आ गया सर। और असाइनमेंट भी हो गई इजीली, पता चल गया कि हमसे क्या पूछ रहा है और हमने क्या लिखना है। भाई असाइनमेंट नहीं ठंडे हैं आप। असाइनमेंट कितने स्टूडेंट्स ने किया, जरा हाथ उठाएं। सब तो सही नहीं हुई क्या? असाइनमेंट हो गई। असाइनमेंट तो ऐसा बताएं ना फिर। चलिए, अब हम स्टडी कर रहे हैं लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 में कुछ छोटी छोटी चीजें थी। सबसे पहले वो कह रहे हैं कंपनी किसे कहते हैं? कंपनी मीन्स एन ऑर्गेनाइजेशन विच इज रजिस्टर्ड अंडर कंपनी लॉ। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो कंपनी लॉ के तहत रजिस्टर्ड हो वो कंपनी है, और ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो पार्टनरशिप एक्ट 1932 के मुताबिक रजिस्टर्ड हो वो पार्टनरशिप है। तो कंपनी का मतलब ये बनता है ना, जो कंपनी लॉ, यानी कंपनी लॉ किसे कहते हैं? कहते हैं कंपनी लॉ ऐसे कवानीन है जो कंपनी जिनके मुताबिक कंपनी रेगुलेट की जाती है। जैसे सबसे पहले कोई अंग्रेजों के दौर में हुआ करता था कंपनीज एक्ट 1913। इस कंपनीज एक्ट 1913 के मुताबिक कंपनीज रजिस्टर्ड भी होती थी, रेगुलेट भी होती थी। फिर पाकिस्तान बनने के भी काफी सालों के बाद 1984 में लॉ मेकर्स ने यह डिसाइड किया कि हम अब गोरों वाला नहीं बल्कि खुद का कंपनी लॉ बनाते हैं। तो उन्होंने कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 बनाया। ठीक है। अच्छा, एक चीज ध्यान में रखिएगा, एक टेक्निकल लीगल पॉइंट। जब कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 आया और उसके साथ एक 2016 वाला भी था, लेकिन 2016 वो इतना फेमस नहीं है क्योंकि उसके फौरन बाद 2017 आ गया। तो जब कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 आया, उसके बाद जो भी कंपनीज पाकिस्तान में रजिस्टर हुई या रेगुलेट हुई वो किस लॉ के मुताबिक हुई? 1984 के मुताबिक। लेकिन सवाल मेरा यह है कि जो कंपनी प्रीवियसली कंपनीज एक्ट के मुताबिक रजिस्टर्ड हो चुकी थी और 1984 में काम कर रही थी, क्या उन्हें अपने सारे काम खत्म करके दोबारा नए सिरे से रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ी? नहीं। ठीक है, क्योंकि जो भी लॉ नॉर्मली इंप्लीमेंट होता है वो विद इफेक्ट फ्रॉम दैट डे इंप्लीमेंट होता है। ठीक है। तो अच्छा, इसके बाद 2017 में कुछ गवर्नमेंट ने सोचा कि कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस जो है ना, इसको थोड़ा आसान करते हैं। पहले कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 में प्रोसीजर बहुत ज्यादा थे और कम्प्लेक्स थे, तो गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से कंपनी लॉ को आसान करने की कोशिश की और एक नया लॉ लेके आया। उसका नाम क्या था? कंपनीज एक्ट 2017। और इस वक्त कंपनीज एक्ट 2017 पाकिस्तान में चल रहा है। ये लेटेस्ट कंपनी लॉ है जो रिलेट करता है कंपनीज की रजिस्ट्रेशन और रेगुलेशन से। तो कंपनी लॉ का मतलब क्या हुआ कंसेप्चुअली? ऐसा लॉ जिसके मुताबिक कंपनीज रजिस्टर्ड होती हैं और रेगुलेट होती हैं। अब पाकिस्तान में उसने देखे कंपनी लॉ में तीनों लॉ बताए, 1913 भी, 84 भी और 2017 भी। सिर्फ लेटेस्ट वाला नहीं बताया 2017। क्यों भला? क्योंकि पाकिस्तान में कुछ कंपनीज हैं जो 2017 के मुताबिक रजिस्टर्ड हुई हैं, कुछ 1984 के मुताबिक और कुछ 1913। तो रजिस्ट्रेशन की हद तक तो जो कंपनी जिस लॉ में रजिस्टर्ड हुई है उन्होंने कहा ठीक है, दोबारा रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। लेकिन
जहां तक कंडक्ट की बात है तो उन्होंने कहा चाहे नई कंपनी हो या पुरानी कंपनी हो, ये पुराने वाले लॉ जो है ये रिपील्ड हो गए। रिपील्ड का मतलब कैंसल हो गए, खत्म हो गए। अब जो भी फैसले होंगे, जो भी बातें माननी है, वो किसकी माननी है? कंपनीज एक्ट 2017 की। तो ये अब आपको कुछ थोड़ा सा हिस्ट्री लॉ की क्लियर होगी जो कंपनी से रिलेटेड लॉ है पाकिस्तान में। वो टोटल 3, 1913, 84, 2017। इस वक्त कौन सा चल रहा है? तो चाहे कोई कंपनी पुराने लॉ के मुताबिक रजिस्टर्ड हुई है, चाहे नए के मुताबिक रजिस्टर्ड हुई है, फॉलो सबने रजिस्ट्रेशन हो सकता है उनकी अलग-अलग लॉ में हुई हो, लेकिन इस वक्त फॉलो सबने 2017 का ही लॉ करना है। ये क्लियर हो गया आपको? तो इसीलिए मुझे ये बताइए, जो कंपनी कंपनीज एक्ट के मुताबिक रजिस्टर्ड हुई वो इस डेफिनेशन में कवर होती है? जो कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 के मुताबिक रजिस्टर्ड हुई, और जो 1913 कंपनी और कंपनी लॉ की डेफिनेशन क्लियर। फिर इसके बाद फीचर्स हमने पढ़ लिए। फीचर में कोई ऐसी चीज तो नहीं जो आपको समझ ना आई हो, पूछना चाहते हो? नेचुरल पर्सन और आर्टिफिशियल पर्सन में फर्क बता दिया था आपको, ठीक है। अच्छा, ये एक चीज है, वो कह रहा है कि ओनर और मैनेजर दो लोग होते हैं ना। बिजनेस को ओन करना है ना तो वो कोई भी कर सकता है, नेचुरल पर्सन भी। किसी बिजनेस के शेयर्स, किसी कंपनी के शेयर्स ओन करने हो ना, किसी कंपनी का शेयर होल्डर बनना हो, वो कोई भी बन सकता है, नेचुरल पर्सन भी और आर्टिफिशियल पर्सन भी। लेकिन अगर किसी कंपनी का डायरेक्टर बनना है, किसी कंपनी की मैनेजमेंट का हिस्सा बनना है, तो वो सिर्फ और सिर्फ नेचुरल पर्सन ही बन सकता है, नेचुरल पर्सन ही बन सकता है। यानी अब देखिए, केस स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक लाइन बोल रहा हूं, इसको आपने नोट कर लेना है, जहन में रखना है। एक कंपनी दूसरी कंपनी की शेयर होल्डर तो बन सकती है, उसकी डायरेक्टर नहीं बन सकती, ठीक है। क्यों नहीं बन सकती डायरेक्टर? क्योंकि डायरेक्टर सिर्फ नेचुरल पर्सन होते हैं। और शेयर होल्डर क्यों बन सकती है? हाँ, क्योंकि शेयर होल्डर नेचुरल पर्सन भी बन सकता है, आर्टिफिशियल पर्सन भी बन सकता है। बात समझ आ रही है? तो एक कंपनी दूसरी कंपनी की शेयर होल्डर हो सकती है, लेकिन क्या एक कंपनी दूसरी कंपनी की डायरेक्टर हो सकती है? नहीं हो सकती। ये छोटा सा कंसेप्ट था। फिर इसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ शेयर्स, ये बात करनी है आपसे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ शेयर्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, फीचर्स हैं, खसूसियात हैं। शेयर क्या, ये तो पता चल गया ना। हमने शेयर कल डिस्कस कर लिया था कि शेयर कैपिटल में और शेयर में क्या फर्क है, ठीक है। और शेयर का स्ट्रक्चर कैसे लिखा होता है ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में? 1 मिलियन शेयर्स ऑफ ₹10 ईच इज इक्वल टू 10 मिलियन शेयर। ये 10 मिलियन टोटल शेयर का। बंद करवा दे, ये एसी बंद कर दे। 26 पे कर दे, 26 पे कर दे, 26 पे कर दे। अब शेयर के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। शेयर हैव सम राइट्स। शेयर के, हर शेयर के साथ कुछ ना कुछ राइट्स अटैच होते हैं। जैसे अगर आपके पास किसी भी कंपनी का शेयर है ना, एक शेयर भी है अगर, तो आपके पास राइट्स हैं। क्या? राइट टू रिसीव डिविडेंड। अगर कंपनी को प्रॉफिट होता है और वो डिविडेंड अनाउंस करती है तो आपको भी डिविडेंड मिलेगा। क्लियर? राइट टू रिसीव डिविडेंड। दूसरा, राइट टू अटेंड जनरल मीटिंग। जब उस कंपनी के मालिकान की मीटिंग होगी, उस कंपनी के शेयर होल्डर्स की मीटिंग होगी, उसे कहते हैं जनरल मीटिंग। कंपनी लॉ में सबसे ज्यादा 2 मीटिंग का जिक्र होता है। 2 मीटिंग, एक शेयर होल्डर्स की मीटिंग और एक डायरेक्टर्स की मीटिंग। शेयर होल्डर की मीटिंग को कहते हैं जनरल मीटिंग और डायरेक्टर्स की मीटिंग को कहते हैं बोर्ड मीटिंग, ठीक है। ये दो पूरे कंपनी लॉ में सबसे ज्यादा इन 2 मीटिंग का जिक्र होगा। किस किस का? जनरल मीटिंग। तो आइंदा अगर मैं सिर्फ जनरल मीटिंग बोलूं तो आपको पता चल जाएगा कि ये शेयर होल्डर्स की मीटिंग की बात कर, और अगर आइंदा मैं सिर्फ बोर्ड मीटिंग बोलूं तो आपको पता चल जाएगा कि ये डायरेक्टर्स की मीटिंग की बात कर रहा है। क्लियर? तो यहां पे कह रहा है कि अगर आपके पास शेयर है तो आपके पास राइट है। कौन सी मीटिंग अटेंड करने का? याद रखें, जनरल मीटिंग, बोर्ड मीटिंग नहीं है, जनरल मीटिंग है। और फिर आपके पास वोटिंग राइट भी है। वोटिंग राइट का मतलब क्या होता है कि अगर जनरल मीटिंग में कोई मैटर डिस्कस होना है, अगर जनरल मीटिंग में कोई मैटर डिस्कस हो, उसके ऊपर फैसला, वोटिंग करें जी,
वोटिंग। तो अगर आपके पास शेयर्स हैं तो आप उस वोटिंग में हिस्सा ले सकते हैं। जैसे अगर आपके पास आईडी कार्ड है, शनाख्ती कार्ड है, तो पाकिस्तान के जनरल इलेक्शन में हिस्सा ले सकते हैं, ठीक है, जनरल आटा भी ले सकते हैं, जी आटा भी ले सकते हैं। और अगर आपके पास शेयर है तो आप कंपनी के डायरेक्टर्स के इलेक्शन में हिस्सा ले सकते हैं, या कंपनी जनरल मीटिंग के अंदर जो भी मसले मसाइल डिस्कस हो रहे होंगे उनमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है जी। ये वोटिंग राइट का मतलब क्या है कि जब जनरल मीटिंग में कुछ मैटर्स डिस्कस हो, कुछ फैसले हो रहे हों, तो हर एक का राइट, हर मेंबर का राइट है कि वो उसमें पार्टिसिपेट कर सके। जैसे अभी फर्ज कीजिए ये जनरल मीटिंग हो रही है, ये सारे शेयर होल्डर्स बैठे हैं, ठीक है, तो अभी वोटिंग करवा लेते हैं। कितने स्टूडेंट्स का ख्याल है कि नेक्स्ट वीक से हम अपना वीकली टेस्ट स्टार्ट करें? शाबाश। और कितने स्टूडेंट्स का ख्याल है कि इसी वीक से कर लें? और कोई ऑप्शन नहीं है। हाँ, तो देखिए ये एक मैटर है जो जनरल मीटिंग में डिस्कस हुआ है। खुद बताएं इस मैटर में वोटिंग किसको कर, जो इस क्लास का स्टूडेंट है, जो इस क्लास, आपने नोट नहीं किया लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि हमारे जो कैमरामैन भाई है इन्होंने वोट कास्ट नहीं किया, इन्होंने वोट, हालांकि मैंने कहा जिसका ये ख्याल है कि वीक टेस्ट होना चाहिए, तो जिस में मैंने उनको एक्सक्लूड तो नहीं किया था, लेकिन उन्होंने वोट क्यों नहीं वोट कास्ट किया? क्योंकि वो रेलिवेंट नहीं। रेलिवेंट क्यों नहीं? क्योंकि क्लास के स्टूडेंट नहीं। उसी तरह जनरल मीटिंग में हो सकता है इधर उधर के कुछ लोग भी बाजुकात हो, लेकिन जब कोई मैटर डिस्कस होगा तो उसमें जो वोटिंग होगी, वोटिंग का राइट किसके पास है? सिर्फ शेयर होल्डर के पास। तो अगर आपके पास किसी कंपनी के शेयर्स हैं तो आपके पास राइट्स हैं। क्या राइट्स हैं? टू रिसीव डिविडेंड, अटेंड जनरल मीटिंग, वोटिंग राइट्स। क्या कुछ लाइबिलिटी भी हो सकता है कि हो? अगर आपके पास शेयर है किसी कंपनी का, राइट तो है ही है, क्या लाइबिलिटीज भी हो सकती है? लाइबिलिटी क्या हो सकती है? हाँ, अगर शेयर की अमाउंट अनपेड है तो आपकी लाइबिलिटी भी होगी। यानी यूं समझ लीजिए कि शेयर हैज राइट्स एंड मे हैव लाइबिलिटी। जो भी हर शेयर है, जो भी कोई शेयर होल्डर है, उसके कुछ राइट्स तो हैं ही हैं। समझ आ रही है बात? शेयर के साथ राइट्स अटैच होते हैं और उसकी लाइबिलिटी भी हो सकती है अगर वो अनपेड हो। ये बात समझ आ गई? समझ आ गई तो राइट्स की एग्जांपल दीजिए। शेयर के साथ कौन कौन से राइट्स अटैच होते हैं? बिल्कुल क्लियर जी। चलिए, ये वोटिंग राइट को उसने एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। अच्छा, एक्सप्लेन करते हुए ना कुछ उसने टेक्निकल सी बातें कर गया, आप उसको पढ़ लीजिएगा। जैसे प्रॉक्सी की बात कर गया, कोई वीडियो लिंक की बात, पता नहीं क्या होता है ये, आप इसको अभी रीड कर लीजिएगा आहिस्ता आहिस्ता, बाय पैसेज ऑफ टाइम मैं आपको ये हर लफ्ज समझाऊंगा। क्लियर जी? जी, वोटिंग राइट्स है ये पर शेयर के हिसाब से या पर पर्सन के हिसाब से? पर शेयर के हिसाब से होते हैं ना। ऐसा तो नहीं है कि इन भाईजान ने एक शेयर खरीदा है और उन्होंने 10,000 शेयर खरीदे हैं तो दोनों के राइट एक जैसे हो जाए। नहीं, ऐसे नहीं। हाँ, जिसके जितने शेयर हैं उसके उतने राइट्स हैं। ज्यादा शेयर ज्यादा राइट्स, कम शेयर कम राइट्स। अच्छा, आगे कह रहा है शेयर हैव राइट्स, तो समझ आ गई। शेयर्स आर ट्रांसफरेबल। देखिए, जैसे कोई भी प्रॉपर्टी होती है ना, एसेट आपका, तो शेयर्स भी एक प्रॉपर्टी है, एक एसेट है। तो प्रॉपर्टी कोई भी ट्रांसफरेबल होती है ना, एक पर्सन से दूसरे पर्सन को, उसी तरह शेयर्स भी ट्रांसफरेबल हैं। यानी अगर आपने शेयर्स, आपके पास किसी कंपनी के शेयर्स हैं, कंपनी ने आपको शेयर्स दिए, क्या आप किसी दूसरे बंदे को ट्रांसफर कर सकते हैं? जी, इसका जवाब है बिल्कुल, आप ट्रांसफर कर सकते हैं। शेयर्स आर ट्रांसफरेबल। शेयर होल्डर्स कैन ट्रांसफर सम और ऑल ऑफ देयर शेयर्स टू अनदर पर्सन। कैसे? थ्रू सेल भी, थ्रू गिफ्ट भी, थ्रू इनहेरिटेंस। वफात हो जाए तो जो शेयर, जैसे बाकी चीजों की डिस्ट्रीब्यूशन होती है, शेयर्स की भी डिस्ट्रीब्यूशन होगी। शेयर्स की नेचर समझ आ रही है? शेयर के कुछ राइट्स होते हैं, शेयर ट्रांसफरेबल होते हैं, और कभी कभार इनकी लाइबिलिटी भी, कभी कभार इनकी लाइबिलिटी भी हो सकती है, ठीक है। अच्छा, बाकी और कोई कंसेप्ट तो नहीं? बाकी सारे हाँ ठीक हो गए। अच्छा, मेमोरेंडम और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, ये आपको बता दिया था ना कि कंपनी पे टोटल कितने, जो कंपनी पे जो कंपनी अपना काम करती है, गवर्नेंस, ठीक है, वो कंपनी को कौन से लॉ गवर्न कर रहे होते हैं? एक कंपनीज एक्ट
एक मेमोरेंडम एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। और मैंने कल शायद ये बात बताई थी कि कंपनी एक्ट में और मेमोरेंडम और आर्टिकल्स में क्या फर्क है। कंपनीज एक्ट हर कंपनीज के ऊपर अप्लाई होगा, वो सबके लिए सेम है, एक ही जो गवर्नमेंट ने इशू किया। लेकिन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन हर कंपनी का अलग अलग होता है। हर कंपनी अपना मेमोरेंडम और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन खुद बनाती है, ठीक है। तो ये हर कंपनी का अलग अलग होगा, लेकिन कंपनीज एक्ट सब, और हर कंपनी ने अपना काम करते हुए कंपनीज एक्ट के अंदर रहते हुए काम करना है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर रहते हुए काम करना है, और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अंदर रहते हुए काम करना है, ठीक है। अब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या है, आर्टिकल्स क्या है, ये हमारे चैप्टर 2 के कंसेप्ट्स हैं। यहां तक क्लियर? चलिए, ये कुछ छोटे छोटे कंसेप्ट्स थे। कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए, वन बाय वन। जी, वोटिंग राइट्स सब शेयर होल्डर के पास तो नहीं होते। नहीं नहीं नहीं, होते हैं। अच्छा, आपके साथ में प्रेफरेंस शेयर्स आ रही है? नहीं नहीं नहीं, उसको अभी ना सामने लेके आए। अभी मैंने शेयर्स की टाइप्स नहीं बताई। उनके पास भी कुछ राइट्स होते हैं, उनके वोटिंग राइट्स ना सही, कुछ दूसरे राइट्स तो होते हैं ना, डिविडेंड वगैरह के। तो राइट्स हर शेयर्स के साथ अटैच्ड हैं। ये जो राइट्स हमने पढ़े हैं, ये ऑर्डिनरी शेयर होल्डर के राइट्स हैं, ठीक है। अभी मैं आपको शेयर की टाइप्स की तरफ नहीं लेके जाना चाह रहा, क्योंकि मेरा हाल शायद सब स्टूडेंट्स ने ना पढ़ी, अकाउंटिंग में पढ़ते हैं ये, सब ने पढ़े, चले। लेकिन अभी नहीं मैं लेके, अभी मैं सिर्फ एक ही टाइप ऑफ शेयर एज्यूम करके चल रहा हूं कि कंपनी के ऑर्डिनरी शेयर्स। तो जो मैंने आपको राइट्स बताए हैं वो ऑर्डिनरी शेयर्स के। क्लियर? और कोई क्वेश्चन? जी, हाँ शाबाश। अगर कंपनी देखे, एक लैंड है, प्रॉपर्टी है, वो बिकती है, जब एक से दूसरे के नाम पे ट्रांसफर होती है, तो क्या सिर्फ दो पार्टीज के आपस की ट्रांजैक्शन होती है कि गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में भी ओनरशिप चेंज होती है? तो उसी तरह जब एक कंपनी के डिफरेंट शेयर्स हैं, कंपनी ने मिस्टर ए को सेल किए, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को सेल कर दिए, क्या कंपनी के खातों में कंपनी के पास जो रजिस्टर ऑफ शेयर होल्डर है उसमें ए का नाम काट के उसकी जगह बी का नाम आना चाहिए कि नहीं? आना चाहिए, और आता है, ठीक है। तो जब शेयर ट्रांसफर होते हैं तो उनका नाम भी चेंज होता है। और क्या क्वेश्चन? सर, ये जो मीटिंग अटेंड करते हैं ना, तो जिस तरह शेयर होते हैं, और एक बने तो 1000 शेयर, बने तो 1 शेयर, तो हर कोई मतलब 1000 शेयर होल्डर है, 1000 अटेंड करते हैं। अगर एक कंपनी के 10,000 शेयर होल्डर्स है, क्या ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। तो क्या सारे के सारे अटेंड कर सकते हैं? यस, सारे के सारे अटेंड कर सकते हैं, करते नहीं है, करते नहीं है। एक होता है राइट, एक होता है लायबिलिटी या ड्यूटी। राइट का मतलब है चाहे करो चाहे ना करो, ड्यूटी या लायबिलिटी का मतलब करना ही करना है। तो जनरल मीटिंग को अटेंड करना राइट है, चाहे करे चाहे ना करे। कंपनी के 10,000 शेयर होल्डर है तो नॉर्मली 700-800 ही आएंगे, बाकी के 9,900 शेयर होल्डर्स नहीं आएंगे। वो छोटे छोटे शेयर होल्डर्स होते हैं और वो कहते हैं ठीक है, बाकी के जो फैसला करेंगे वो ठीक ही होगा फैसला। चलिए, अब हम चलते हैं अपने प्रैक्टिस पे, होम असाइनमेंट की तरफ। होम असाइनमेंट आपको दी गई थी, कह रहा है मिस्टर जाहिद सेटअप ए कंपनी एबीसी लिमिटेड, एबीसी लिमिटेड। अच्छा, ये दरमियान में ब्रैकेट भी नाम का हिस्सा है, तो इस कंपनी का पूरा नाम क्या है? एबीसी एसएमसी प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। अब इसका नाम का फिलहाल मैं एनालिसिस नहीं कर रहा, एसएमसी क्यों लिखा है, प्राइवेट क्यों लिखा है, इसकी तरफ नहीं जा रहा। लिमिटेड क्यों लिखा है ये तो आपको पता चल गया ना, कि कंपनी के नाम के एंड पे लिमिटेड होना जरूरी है ताकि उसे नेचुरल पर्सन से डिफरेंशिएट किया जा सके। कह रहा है उसने क्या किया, उसने एक कंपनी सेटअप की, जाहिद ने, इस नाम की, एंड ओन्स 100% शेयर्स ऑफ इट, और उसके 100% शेयर्स खुद ही ओनर है। अब आपको पता चल गया होगा एसएमसी क्यों लिखा हुआ है, सिंगल मेंबर कंपनी, यानी उसने कंपनी ही वो बनाई कि उसमें सारे शेयर्स एक ही बंदे के पास हों और वो पर्सन वो खुद है, ऐसा नहीं। कह रहा है कंपनी गोज इनटू लिक्विडेशन विद एसेट्स अमाउंटिंग ₹8 मिलियन एंड लायबिलिटीज अमाउंटिंग ₹10 मिलियन। कंपनी लिक्विडेट हो रही, उसमें एसेट्स 8 मिलियन के हैं, लायबिलिटीज 10 मिलियन, यानी लायबिलिटीज ज्यादा है, एसेट्स कम है। इज मिस्टर जाहिद पर्सनली लायबल टू पे ₹2 मिलियन टू क्रेडिटर्स? व्हाई नॉट? अच्छा, सबसे पहले तो ये इस सवाल का जवाब देने के लिए आपको पता होना चाहिए ये कंपनी लिमिटेड बाय शेयर है कि लिमिटेड बाय गारंटी है। लिमिटेड, तो अगर लिमिटेड बाय गारंटी हो तो नाम में गारंटी लिखा होता है,
अगर कोई कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी हो तो नाम में गारंटी लिखा हो। इसके नाम में लफ्ज गारंटी नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब है ये लिमिटेड बाय गारंटी नहीं है। तो कौन सी कंपनी है फिर? लिमिटेड बाय शेयर। क्या अब ये कंपनी लिमिटेड बाय शेयर है, क्या 2 मिलियन क्रेडिटर को पे करने के लिए लायबल है मिस्टर जाहिद? ये डिपेंड करता है। अगर तो शेयर्स की अमाउंट अनपेड है तो जितनी अनपेड है उसके लिए लायबल, और अगर फुल्ली पेड है तो ये लायबल नहीं होगा। ज्यादा बेहतर है आप क्वेश्चन में दोनों पॉसिबिलिटीज डिस्कस करें कि अगर फुल्ली पेड है तो लायबिलिटी 0 और पार्टली पेड है तो लायबिलिटी अनपेड जितना है। लेकिन अगर फर्ज कीजिए एग्जाम में मार्क्स कम है, आप एक ही सिचुएशन डिस्कस करना चाहते हैं, तो वो सिचुएशन डिस्कस करनी है जो ज्यादा कॉमन है, जो ज्यादा प्रोबेबल है। वो कौन सी वाली सिचुएशन है? फुल्ली पेड वाली। क्वेश्चन में नहीं बताया हुआ ना फुल्ली पेड के पार्टली पेड, तो ज्यादा बेहतर क्या है? दोनों डिस्कस करें, फुल्ली पेड भी पार्टली पेड भी। लेकिन टाइम की कमी की वजह से अगर एक ही पॉसिबिलिटी डिस्कस करनी है तो कौन सी वाली करें? जो मोस्ट प्रोबेबल वाली है, यानी फुल्ली पेड। सर अगर वो खुद ही ओन कर रहा है सारी शेयर्स तो अनपेड अमाउंट भी कैसे हो सकती है? अगर वो खुद ही अच्छा, एक आर्गुमेंट है कि अगर सारे शेयर्स खुद ही ओन कर रहा है तो अनपेड, फिर भी हो सकती है, फिर भी हो सकती है अनपेड अमाउंट। लेकिन आपको पता है वो उस वक्त पुराने लॉ जो होते थे ना, वो कंपनीज एक्ट 1913, उसमें उसकी इजाजत थी, अब उसकी इजाजत नहीं है। तो जो पुरानी कंपनीज हैं उनमें कुछ कंपनीज में ये पार्टली पेड वाली ऑप्शन होती थी, अभी भी पार्टली पेड है कुछ कंपनीज के। वरना अब जो आज कंपनी रजिस्टर्ड होती है ना, नहीं, वो हमेशा फुली पेड शेयर के साथ ही होती है। अच्छा, अब पहले मुझे ये बताइए, क्या मिस्टर जाहिद ने क्रेडिटर को 2 मिलियन पे करना है? नहीं करना, अनपेड। और अगर अनपेड नहीं है तो फिर नहीं करना, ठीक है? नहीं करना तो ये 2 मिलियन फिर कौन पे करेगा? कंपनी तो खत्म हो गई है, कोई भी नहीं करेगा। ये उन क्रेडिटर का बैड डेट हो गया। अकाउंटिंग में आप पढ़ते हैं ना, ये उन क्रेडिटर का बैड डेट हो गया। जी, इस क्वेश्चन में कोई डिस्कशन करनी हो? जी, हाँ जी, तो वो यही बता रहा है ना कि चूंकि कंपनी का सेपरेट लीगल स्टेटस होता है तो कंपनी जाहिद के लिए और जाहिद कंपनी के डेट्स के लिए लायबल नहीं। लेकिन चूंकि वाइंडिंग अप है अब ये, तो वाइंडिंग अप में आपको पता है लिमिटेड लायबिलिटी कंसेप्ट अप्लाई होता है। जब कंपनी चल रही होती है ना ऑन गोइंग, तो सेपरेट लीगल एंटिटी कंसेप्ट अप्लाई होता है। और जब कंपनी वाइंड अप में आ गई तो फिर कौन सा कंसेप्ट है? लिमिटेड लायबिलिटी कंसेप्ट। जी, अब चलते हैं हम, ये 2 चीजें हमने आज की डिस्कस कर ली। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ शेयर्स भी डिस्कस कर लिया, होम असाइनमेंट भी डिस्कस कर लिया। अब आज का हमारा टारगेट क्या है? डेफिनेशन एंड टाइप्स ऑफ कंपनीज डिस्कस करने हैं। क्या डिस्कस करना? डेफिनेशन और डेफिनेशन कंपनी की डिस्कस कर चुके हैं हम, बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन डिस्कस करनी है। कौन सी डेफिनेशन? ये क्या होता है बॉडी कॉर्पोरेट? ये सुन लीजिए, एग्जामिनर की फेवरेट डेफिनेशन है, एग्जामिनर की फेवरेट क्या? बॉडी कॉर्पोरेट। बॉडी कॉर्पोरेट कहते हैं ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को, हर ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसका सेपरेट लीगल स्टेटस हो। बॉडी कॉर्पोरेट का कंसेप्चुअल मीनिंग क्या है? बॉडी कॉर्पोरेट हर उस ऑर्गेनाइजेशन को कहते हैं जिसका सेपरेट लीगल स्टेटस हो। तो मुझे सोच के बताइए, क्या कंपनी एक बॉडी कॉर्पोरेट है? बिल्कुल, क्योंकि कंपनी के फीचर्स में हमने पढ़ा है कि कंपनी का सेपरेट लीगल स्टेटस होता है, तो कंपनी एक बॉडी कॉर्पोरेट है। डन जी, एग्री करते हैं। यहां पे क्वेश्चन ये है, ये बहुत अहम क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि क्या पाकिस्तान में कंपनीज के अलावा कुछ दूसरी ऑर्गेनाइजेशन का भी सेपरेट लीगल स्टेटस हो सकता है कि नहीं? है, बिल्कुल है। पाकिस्तान में सिर्फ कंपनी लॉ तो नहीं है, उसमें कुछ और लॉज भी हैं। तो इसीलिए बॉडी कॉर्पोरेट का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया, क्योंकि अगर हम लफ्ज कंपनी इस्तेमाल करें ना तो उससे मुराद वही ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कंपनीज ऑर्डिनेंस या कंपनीज एक्ट के मुताबिक रजिस्टर्ड हुई हैं। लेकिन अगर बॉडी कॉर्पोरेट का वर्ड यूज करें
तो फिर इससे मुराद वो कंपनीज भी हैं जो कंपनीज एक्ट के मुताबिक रजिस्टर्ड हुई हैं। इनके अलावा भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो कंपनीज एक्ट के मुताबिक तो रजिस्टर्ड नहीं हुई लेकिन सेपरेट लीगल स्टेटस है, वो बॉडी कॉर्पोरेट में आ जाएंगी। तो बॉडी कॉर्पोरेट और कंपनी का फर्क समझ आया? तो ब्रॉडर कंसेप्ट कौन सा है? बॉडी कॉर्पोरेट का। ठीक है, बॉडी कॉर्पोरेट हमारे ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनका सेपरेट लीगल स्टेटस है। अब मैं एक सेंटेंस बोलने लगा, अगर आपको समझ आ गया तो उसका मतलब है ये कंसेप्ट पिक कर लिया आपने। हर कंपनी बॉडी कॉर्पोरेट है लेकिन हर बॉडी कॉर्पोरेट कंपनी नहीं है। ये लाइन समझ आ रही है? बस कंसेप्ट पिक कर लिया आपने। कहता है बॉडी कॉर्पोरेट में 3 एग्जांपल्स हैं। 3। पहला, कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड इन पाकिस्तान अंडर कंपनी लॉ। ऐसी कंपनी जो पाकिस्तान में इनकॉर्पोरेट कहां पे हुई है? पाकिस्तान। और किस लॉ के मुताबिक? कंपनी लॉ। इनकॉर्पोरेटेड इन पाकिस्तान अंडर कंपनी लॉ। इन पाकिस्तान अंडर कंपनी लॉ। इसका मतलब यह हुआ कि अगर कोई कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड पाकिस्तान है तो वो कंपनी नहीं लेकिन बॉडी कॉर्पोरेट है। ठीक है, अगली एग्जांपल देखें। कंपनी या एंटिटी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड पाकिस्तान। भाई क्या कंपनी, पाकिस्तान की कंपनी सिर्फ पाकिस्तान में काम कर रही होगी या बाजू का तो दूसरी कंट्रीज में भी होती है? तो क्या पॉसिबल है कोई इंडिया की कंपनी हो और वो पाकिस्तान में भी ऑपरेशंस कर रही हो? क्या वो पाकिस्तान में ऑपरेशन कर रही है तो पाकिस्तान के लॉ के मुताबिक रजिस्टर्ड हुई होगी? नहीं होगी। वो क्या इंडियन लॉ के मुताबिक रजिस्टर्ड हुई होगी? तो क्या हम उसे पाकिस्तानी लॉ के मुताबिक कंपनी कह सकते हैं? कंपनी कह सकते हैं? कंपनी नहीं कह सकते। क्यों? हाँ, कंपनी, क्योंकि कंपनी वो होती है, डेफिनेशन स्टार्ट में पढ़ा था, जो कंपनी लॉ के मुताबिक रजिस्टर्ड हो। वो तो इस एक्ट के मुताबिक रजिस्टर्ड ही नहीं, तो उसे क्या कहेंगे? बॉडी कॉर्पोरेट। ठीक है, वो जो इंडिया की वो टाटा कंपनी है और क्या है वो रतन टाटा, हाँ, ये पाकिस्तान के कानून के मुताबिक कंपनी नहीं है लेकिन क्या सेपरेट लीगल स्टेटस है? इसका भी है, तो इसे हम क्या कहेंगे? बॉडी कॉर्पोरेट। ये ध्यान में रखिएगा। फिर दूसरा, ऐसी कंपनी, अच्छा पहले हमने कहा बॉडी कॉर्पोरेट में हमारी ये वाली कंपनी आ गई, ये जो रेगुलर कंपनी है जो इनकॉर्पोरेट भी पाकिस्तान में और पाकिस्तानी लॉ के मुताबिक हुई। अगर कोई इनकॉर्पोरेट आउटसाइड पाकिस्तान है वो बॉडी कॉर्पोरेट है, कंपनी नहीं। अच्छा, कोई इनकॉर्पोरेट इन पाकिस्तान तो है लेकिन अंडर कंपनी लॉ नहीं, अंडर अदर लॉस, अंडर अदर लॉस, अंडर एनी अदर लॉ, तो वो भी बॉडी कॉर्पोरेट है। जैसे पाकिस्तान में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, एक्ट है, एक लॉ है, कंपनीज एक्ट नहीं। कौन सा? स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। इसके मुताबिक सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन ही स्टैब्लिश हुई है पाकिस्तान में, उसका नाम है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। अब मुझे बताइए, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान क्या एक कंपनी है? क्यों नहीं है? कंपनीज एक्ट के मुताबिक नहीं बनी, वो तो किसी और लॉ के मुताबिक बनी, पाकिस्तान में ही है लेकिन किसी और लॉ के, उसको कंपनी नहीं कह सकते। लेकिन क्या वो बॉडी कॉर्पोरेट है? क्योंकि उसका सेपरेट लीगल स्टेटस है, उसका सेपरेट लीगल। तो बॉडी कॉर्पोरेट में 3 तरह के ऑर्गेनाइजेशंस आती हैं बॉडी कॉर्पोरेट। एक वो कंपनी जो इनकॉर्पोरेट इन पाकिस्तान अंडर कंपनी लॉ, दूसरी वो जो इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड पाकिस्तान, तीसरी वो जो इनकॉर्पोरेटेड इन पाकिस्तान अंडर अदर लॉ। ठीक है, इनकॉर्पोरेटेड इन पाकिस्तान अंडर कंपनी लॉ, इनकॉर्पोरेटेड इन पाकिस्तान अंडर अदर लॉज और इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड पाकिस्तान। ये 3 एग्जांपल्स हैं बॉडी कॉर्पोरेट। ठीक है, हाँ, यहां पे ये कहता है कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं या दूसरी एंटिटी जिसे फेडरल गवर्नमेंट कहते हैं उसको हम बॉडी कॉर्पोरेट में क्लासिफाई नहीं करेंगे। एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन। ये एक्सेप्शन में कंसेप्ट कोई नहीं है, सिर्फ रट्टा है। ये एक्सेप्शन में कंसेप्ट कोई नहीं, सिर्फ रट्टा है। तो जब कभी आईकैप हमसे बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन पूछे, और ये चूंकि कंपनी लॉ की डेफिनेशन से थोड़ी सी मुश्किल है कंपनी लॉ के, इसीलिए आईकैप की फेवरेट है। हर वो चीज जो आपके सिलेबस में मुश्किल है वो आईकैप की फेवरेट है। लेकिन समझ आ गई बॉडी कॉर्पोरेट? 3 चीजें कौन कौन सी? इनकॉर्पोरेटेड इन पाकिस्तान अंडर कंपनी लॉ, इनकॉर्पोरेटेड इन पाकिस्तान अंडर अदर लॉ, इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड पाकिस्तान। और एक्सेप्शंस कौन कौन सी है? कोऑपरेटिव सोसाइटी और
जो गवर्नमेंट स्पेसिफाई कर दे। चलिए बॉडी कॉर्पोरेट तो हो गया, टिक कर दूं जिसको। तो आज हमने कंपनी की डेफिनेशन भी पढ़ ली, कंपनी लॉ की डेफिनेशन भी पढ़ ली, बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन भी पढ़ ली। आगे चलते हैं। टाइप्स ऑफ कंपनीज। अभी तक के कंपनी लॉ में अगर आप मुझसे पूछे ना सर काम की बातें कितनी सीखी हमने, जो वेरी इंपॉर्टेंट वाली है, तो मैं कहूंगा अभी तक 2 सीखी काम की बातें पूरे कंपनी लॉ में। पूरे कंपनी लॉ में देखिए कुछ चीजें होती है रट्टे वाली, कुछ होती है समझने वाली। जो समझने वाली है ना वो अभी तक सिर्फ 2 चीजें सीखी, एक सेपरेट लीगल स्टेटस और एक शेयर कैपिटल वाली बात। बॉडी कॉर्पोरेट याद करने के लिए अहम है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अहम है। एक होता है ना कंसेप्ट कंपनी लॉ को समझने के लिए, कंपनी लॉ की रूह को समझने के लिए, वो 2 कंसेप्ट थे, सेपरेट लीगल स्टेटस और शेयर कैपिटल वाला। ठीक है, क्योंकि ये वो फीचर्स हैं जो और किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के नहीं होते। अब जो आज कंसेप्ट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, एंड नहीं करने जा रहे हैं, एंड नहीं होगा आज, जो स्टार्ट करने जा रहे हैं ये ऐसा कंसेप्ट है कि पूरे कंपनी लॉ के हर चैप्टर में अहम है, और ये स्टूडेंट्स के फेल होने की एक बड़ी रीजन है। स्टूडेंट के फेल होने की बड़ी ये कंसेप्ट असल में जो कंपनी लॉ की रिक्वायरमेंट्स है ना, कंपनी लॉ में जो टाइप्स ऑफ कंपनी रजिस्टर्ड हो सकती हैं वो बहुत सी टाइप्स हैं। ऐसा नहीं है कि कंपनीज एक्ट कहता है कि सिर्फ एक ही तरह की कंपनी रजिस्टर्ड होगी, ना 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 ना, बहुत सी टाइप्स की कंपनी हो सकता है। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर के तौर पे रजिस्ट्रेशन हो जाए, हो सकता है आप कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी के तौर पे रजिस्ट्रेशन, और भी कंपनियां। सबसे अहम चीज आज तक जितना कंपनी लॉ पढ़ाया है, सबसे अहम चीज बता रहा हूं आज आपको। कंपनीज एक्ट के मुताबिक बहुत सी टाइप ऑफ कंपनीज रजिस्टर्ड हो सकती हैं। एक जगह पे कंपनीज एक्ट में टाइप ऑफ कंपनीज बता दी उसने, फिर उसके बाद रूल्स बताए हैं कि कंपनीज ने कौन से रूल्स फॉलो करने हैं। याद रखें कुछ रूल्स ऐसे हैं जो हर कंपनी पे अप्लाई होते हैं, कुछ रूल ऐसे हैं जो एक टाइप ऑफ कंपनी पे अप्लाई होते हैं, दूसरी टाइप ऑफ कंपनी पे अप्लाई नहीं होते। सबसे ज्यादा जो स्टूडेंट्स गलती करते हैं ना, और आई कैप जानबूझ के उनसे वो गलती करवाता है, वो ये कि एक कंसेप्ट अप्लाई होता है टाइप 1 कंपनी के ऊपर। आई कैप एग्जाम में आपसे पूछेगा बताइए ये कंसेप्ट टाइप 2 कंपनी पे कैसे अप्लाई होगा, और आप बता भी देंगे कि अप्लाई होगा। तो अब कंसेप्ट हम समझ रहे हैं टाइप ऑफ कंपनीज। तो पहले तो आपको यह पता होना चाहिए टाइप ऑफ कंपनीज क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि जो हम लीगल रिक्वायरमेंट्स पढ़ेंगे ना कंपनी लॉ में, कुछ रिक्वायरमेंट्स एक टाइप पे अप्लाई होती हैं, कुछ रिक्वायरमेंट्स दूसरी टाइप पे अप्लाई होती हैं। हर रिक्वायरमेंट से पहले लिखा हुआ है कंपनी लॉ के अंदर, हर रिक्वायरमेंट से पहले लिखा हुआ है कि ये रिक्वायरमेंट लिमिटेड बाय शेयर के लिए है, ये रिक्वायरमेंट कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी के लिए है, ये रिक्वायरमेंट पब्लिक कंपनी के लिए, ये प्राइवेट लिखा हुआ है, और ये रिक्वायरमेंट हर कंपनी के लिए है। आपने जब कभी कोई भी लॉ की रिक्वायरमेंट सीखनी है ना, तो साथ में ये लाजमी सीखना है कि ये रिक्वायरमेंट अप्लाई किस टाइप ऑफ कंपनी पे हो रही है। बताइए बात समझ आई है? इसीलिए हम टाइप ऑफ कंपनी समझने जा रहे हैं। टाइप ऑफ कंपनीज का कंसेप्ट किस लिए समझ आ रहे हैं, ताकि आइंदा जो भी कंसेप्ट पढ़े उससे पहले जब लिखा हो ना कि ये कंसेप्ट किस टाइप ऑफ कंपनी में अप्लाई होता है, तो हमें पता हो, हमें याद हो। एग्जाम में फेलियर की एक बड़ी रीजन ये है कि हमें नहीं पता चलता। हम कंसेप्ट के ऊपर तो फोकस करते हैं, कंसेप्ट के ऊपर तो फोकस, लेकिन वो कंसेप्ट किस टाइप ऑफ कंपनी पे अप्लाई होता है इस पे फोकस नहीं करते। और याद रखें केस स्टडीज में आई कैप ये टेस्ट नहीं करेगा कि कंसेप्ट क्या है, आई कैप ये टेस्ट नहीं करेगा कंसेप्ट क्या है, क्या टेस्ट करेगा कि ये कंसेप्ट किस टाइप ऑफ कंपनी पे अप्लाई होता है, किस पे। केस स्टडी को बनाएगा ऐसे कि आपको ये डिसीजन करना पड़ेगा, वरना आपका सारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, केस स्टडी गलत हो जाएगी। तो आपने कंसेप्ट के ऊपर तो फोकस करना ही करना है, जो आगे कंसेप्ट सीखेंगे उसके साथ ही साथ इक्वली फोकस करना है किस चीज पे, कि ये किस टाइप ऑफ कंपनी पे कंसेप्ट अप्लाई हो रहा है। इसीलिए आज आपको टाइप्स ऑफ कंपनी पढ़ाया जा रहा है। कंसेप्ट स्टार्ट करें जी। नॉर्मली ये कंसेप्ट 2 पूरे लेक्चर, फुल लेक्चर 2 ले जाता है। स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ कंपनीज। कंपनी को डिफरेंट वेज में डिफरेंट टाइप्स में क्लासिफाई किया जाता है। वो क्लासिफिकेशन क्या है टाइप्स ऑफ कंपनीज की? एक ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस,
दूसरी क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी, तीसरी क्लासिफिकेशन अदर टाइप्स। ठीक, पहले तो इजी वाली पढ़ ले, अभी नहीं बढ़ जाएगी। टाइप्स ऑफ कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी। ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटीज कंपनी की 3 टाइप्स हैं। पहले लिमिटेड बाय शेयर्स, जिसमें लायबिलिटी कितनी होती है? दूसरा लिमिटेड बाय गारंटी, जिसमें लायबिलिटी कितनी होती है? एग्रीड टू कंट्रीब्यूट टू वाइंडिंग अप। क्लियर? और तीसरी टाइप है अनलिमिटेड, ऐसी कंपनी जिसमें मेंबर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। इंसान की नेचर ना, फितरत, इसमें बगावत है। इंसान को जिस चीज से मना किया जाए ना वो भी करता है। ठीक है, जिस चीज से मना। तो अब मैं आपको एक चीज से मना करने जा रहा हूं। टाइप्स है ना, देखिए, तो टाइप्स में हर तरह की टाइप ऑफ कंपनी बतानी है। अगर पाकिस्तान में 1000 कंपनीज एक दिन में रजिस्टर्ड हुई, जो कभी नहीं हुई ना कभी होंगी, फर्ज कीजिए 1000 कंपनी रजिस्टर्ड हुई, 990 कंपनी टाइप 1 की हैं, 5 कंपनी टाइप 2 की हैं, 3 कंपनी टाइप 3 की हैं और 1 कंपनी फॉर एग्जांपल टाइप 4 की या 5 की। तो मैंने टाइप्स पढ़ाते हुए आपको सारी टाइप्स पढ़ानी, ऐसा ही है ना, मेरा फर्ज है। लेकिन एग्जाम में अगर क्वेश्चन उसने हमेशा 2 टाइप्स में से पूछे हुए हैं, तीसरी टाइप में से कभी कोई क्वेश्चन ही नहीं पूछा, तो मैंने बता तो देना है आपको कि ये टाइप भी दुनिया में है। लेकिन क्या आपको अपना सोचने का ज्यादातर टाइम उन 2 टाइप्स पे लगाना चाहिए जो आई कैप हमेशा पूछता है, या उस एक के ऊपर जो थोड़ी अजीब सी टाइप है लेकिन आई कैप ने कभी पूछी नहीं? बताइए। शाबाश, तो समझ गए, ये 2 टाइप्स हैं। लिमिटेड बाय शेयर, इसके ऊपर सोचे जितना सोचना है। लिमिटेड बाय गारंटी, इसके ऊपर सोचे जितना सोचना है। अनलिमिटेड, कोई पूछे ना आपको अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी क्या होती है, आपने कहना ऐसी कंपनी जिसमें मेंबर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड हो। वो कहेगा और, आपने कहना बस एक ये, और एक और भी, सिंगल मेंबर कंपनी क्या होती है, आपने कहना जिसका एक ही मेंबर हो। वो कहे और, आपने कहना बस हमारे सिलेबस में ही इतना है, जितना सिलेबस में उतना ही हम पढ़ेंगे ना। तो इसीलिए आपने कोशिश करनी है आइंदा अनलिमिटेड कंपनी याद तो कर ले, लेकिन सिर्फ उतना ही जितना लिखा है, इससे ज्यादा पूछना सोचना नहीं, टाइम जाया होगा। ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी क्लियर हो गया। ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस कितनी कंपनीज है? प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी। ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस कितनी कंपनी है? प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी। ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी कौन कौन से? गारंटी, अनलिमिटेड। और अदर टाइप्स 3 कौन कौन सी? होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट। एसोसिएशन, नाम समझ आ गए? जरा फिर से नाम बताइए। टाइप्स ऑफ कंपनीज क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस कौन सी है? पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी। ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी, लिमिटेड बाय शेयर, लिमिटेड बाय गारंटी। और अदर कंपनीज, होल्डिंग, सब्सिडरी, एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट। क्लियर? अच्छा, अब इसमें चूंकि टाइम कम है तो मैं बाकी नहीं, सिर्फ ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी जो ऑलरेडी काफी हद तक हमने पढ़ा हुआ है, सिर्फ उसमें एक नया कंसेप्ट है, वो आपके साथ शेयर करना है। लिमिटेड बाय गारंटी में वेदर ही इज मेंबर और विद इन 1 year आफ्टर ही सीजेस टू बी ए मेंबर। क्लियर? ये सुन लीजिए, ये इसका लिमिटेड बाय गारंटी में गारंटी दी होती है। लिमिटेड बाय गारंटी में क्या होता है? 3 मेंबर्स है, गारंटी देते हैं बैंक को कि अगर वाइंडिंग अप हुई और लोन पे ना कर पाए तो। अब जरा सिचुएशन, ये 3 ABC है, इनमें जो मिस्टर बी है ना वो बड़ा शार्प है, वो बड़ा चालाक है, शातिर है। A, B और C तीनों बैंक के पास गए लोन लेने के लिए। बैंक ने कहा तुम्हारी कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है, गारंटी दो, मैं तुम्हें 10 मिलियन का लोन देता हूं, गारंटी दो। अगर कंपनी लोन पे ना कर पाई तो तुम लोग पर्सनली इसको पे करोगे। ए ने कहा मैं देता हूं गारंटी 4 मिलियन की, बी ने कहा मैं गारंटी देता हूं 5 मिलियन की, सी ने कहा मैं 1 मिलियन की गारंटी देता हूं। गारंटी दे दी, बैंक ने 10 मिलियन का लोन दे दिया। इन्होंने बिजनेस चलाया, बिजनेस पहले ही प्रॉब्लम में था, तभी तो लोन लेने की जरूरत पड़ी, बिजनेस आगे नहीं चल पाया। इन्होंने पहला महीना पूरी कोशिश की
रिकवरी नहीं, दूसरा महीना कुछ रिकवरी, तीसरा महीना रिकवरी नहीं। अब कंफर्म हो गया है, आगे 2-4 दिन की बात और है, अगले 2-4 दिन के अंदर अंदर कंपनी वाइंड अप हो जाएगी। जैसे ही सी को पता चल गया कि हमारा हर हरबा नाकाम हो गया है और कंपनी का बैंकरप्ट होना निश्चित है, बी के जहन में एक आइडिया आया। अगले दिन सुबह बी ने जाके कहा मैं कंपनी को छोड़ता हूं। उसने रिजाइन कर दिया, क्विट कर दिया, कंपनी की मेंबरशिप से अलहदा हो गया। 2 दिन के बाद कंपनी बैंकरप्ट हुई, बैंक बी से पैसे मांगने आया। बी ने कहा भाईजान पैसे किसने अदा करने होते हैं? जो मेंबर, मैं तो मेंबर हूं ही नहीं। और वाकई वो मेंबर नहीं है। अगर ये ऑप्शन इस रास्ते को बंद ना किया जाए तो आप सोचे हर लिमिटेड बाय गारंटी में हर मेंबर यही काम करे। जब उसे पता चल जाए ना गेम अब हमारे हाथ से निकल गई है तो वो कहे मैं रिजाइन कर रहा हूं। लॉ ने इस प्रैक्टिस को रोकने के लिए कहा कि अगर कंपनी बैंकरप्ट होती है उस वक्त जब आप मेंबर हैं तो भी आप लायबल हैं, और अगर कंपनी बैंकरप्ट होती है आपके कंपनी छोड़ने के बाद 1 साल के अंदर अंदर, तो याद रखें 1 साल तक भी आप लायबल रहेंगे। बहुत मुश्किल कंसेप्ट है, नहीं समझ आया होगा? नहीं समझ, ना 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 नहीं समझ आया ना ना, दोबारा मेरी तसल्ली नहीं। मेरी एक छोटी सी एग्जांपल के साथ करते हैं, बस ये आखिरी एग्जांपल, इसके बाद छोटी आपके नहीं? अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं। ये है जी 1 जनवरी 2023, कंपनी चल रही है। यहां पे आके फर्ज कीजिए 15 फरवरी को लोन लिया तीनों ने, उसके बाद आगे काम शुरू किया। 15 मार्च 2023 को कंफर्म हो गया कि कंपनी डूब रही है। अब मिस्टर बी को जब पता चला कंपनी डूब रही, मिस्टर बी ने 17 मार्च को रिजाइन कर दिया। बी ने रिजाइन कर दिया। और ये कब किया? 17 मार्च को। आगे चल के 25 मार्च को कंपनी बैंकरप्ट हो गई। ठीक है, बैंकरप्ट हो गई। अब मुझे ये बताइए 25 मार्च को बैंक जब आया तो इस कंपनी में ए बैठा था, सी बैठे थे। बैंक ने पूछा बी किधर गया? उन्होंने कहा बी तो रिजाइन करके निकल गया। क्या बी जिम्मेदार है? अच्छा, पहले तो कंसेप्चुअली लॉजिकली सोचे ना, लीगली बाद में सोचेंगे। लॉजिकली क्या बी को भी हिस्सेदार होना चाहिए? क्योंकि ये भी कंपनी डूबने में, डुबोने में पूरा हिस्सेदार है, होना चाहिए। अच्छा, लॉ ने क्या कहा? लॉ ने कहा जो मेंबर रिजाइन कर जाए ना, रिजाइन करने के 1 साल के अंदर अंदर भी अगर कंपनी बैंकरप्ट हो गई तो वो लायबल होगा। 1 साल के बाद हुई है तो समझा जाएगा कि उसका कोई कसूर नहीं था। लेकिन अगर कंपनी किसी मेंबर के लिमिटेड बाय गारंटी के केस में कोई मेंबर कंपनी को छोड़ता है और उसको छोड़ने के 1 साल के अंदर अंदर कंपनी वाइंड अप बैंकरप्ट हो जाती है तो समझा जाएगा उस छोड़ने वाले का भी पूरा हिस्सा है। क्लियर बात? पक्का? समझ आए? फिर अगर आप इजाजत दें तो एक खतरनाक कंसेप्ट इसमें ऐड कर लो, देख लें, फिर ऐसा ना हो ये कंसेप्ट भी निकल जाए। करें कोशिश। आई कैप इस कंसेप्ट में जिस हद तक, आखिरी हद तक गया हुआ है ना, मैं उस आखिरी हद तक आपको लेके जा रहा हूं। इस कंसेप्ट में आई कैप ने एक ट्विस्ट और इंक्लूड कर दिया। उसने कहा 25 मार्च को कंपनी वाइंड अप हुई, क्या मिस्टर बी जो 17 मार्च को छोड़ गया वो लायबल है? बिल्कुल है। रीजन क्या है? रीजन क्योंकि मेंबर जब रिजाइन करेगा उसके 1 साल के अंदर अंदर अगर कंपनी वाइंड अप तो भी लायबल होगा। अब पहला सवाल यह था कि बी लायबल है कि नहीं, आपने कहा लायबल है। दूसरा सवाल किस डेट का? जिस दिन उसने कंपनी छोड़ी 17 तारीख तक उनका, या अगर 17 और 25 के दरमियान में 20 मार्च को एक और बैंक से लोन लिया उसका भी। शाबाश, यही लाने बताया। उसने कहा बी लायबल होगा लेकिन उन डेट्स तक जो उसके दौरे हुकूमत के हैं।
17 जो उसके दौरे हुकूमत के बाद अगर 20, 21, 22 को कोई नया डेट लिया है उसमें तो बी का हाथ ही नहीं है, उसके लिए बी लायबल। ये बात समझ आई? तो लिमिटेड बाय गारंटी में एक कंसेप्ट ये है कि मेंबर छोड़ जाए ना तो उसकी लायबिलिटी 1 साल तक कंटिन्यू करेगी, लेकिन किन डेट्स के लिए कंटिन्यू करेगी? जो उसके दौरे इक्तदार के थे, बाद वाले नहीं। ये बात समझ आया? विच ही एग्रीड, विच ही एग्रीड। चलिए जी भाई, कुछ को समझ आया? आज की आपकी होम असाइनमेंट कोई नहीं है, ऐसे ही है ना? हाँ जी, अब इस तरह से इसको रीड करना है। आज का लेक्चर यहाँ खत्म करते हैं हम। अल्लाह हाफिज।